जी, अब हम बात करते हैं मेटेलिक रेडियाई की कि मेटेलिक रेडियाई क्या होता है। फोर्थ हमारे पास है मेटेलिक रेडियाई। तो मेटेलिक रेडियाई जी आपके पास होता है कि मेटल जो होता है ना, ये देखिए अगर एक मेटल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए अगर, तो जो ये पार्ट बचता है इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, इसको हम कहते हैं कर्नल। क्या कहते हैं? कर्नल। ठीक है, जो पार्ट आ जाता है आपके पास उसे कहते हैं कर्नल। याद रख लें। तो ये जो इस तरह से एटम जो होते हैं ना पॉजिटिव, आपस में ना एक मेटल के लेटस में प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। अब इनके दरमियान ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो इनके साथ बाउंड किए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से आखिरी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनको सराउंड किए होते हैं जी, इस तरह से। तो आपको पता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, जो दो एटम्स को एक मेटल के लेटस में इकट्ठे रखती है, मिसाल के तौर पर ये दो एटम्स एक मेटल के लेटस में है, तो इनको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में इकट्ठे रखती है उसी को हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं जी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर इन अ मेटल मेटल लेटस। ठीक है जी, एक मेटल के लेटस में जो फोर्स दो एटम्स को इकट्ठे रखती है उनको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। और इनका जो दरमियानी डिस्टेंस होता है, द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है जी, इसमें से मैंने क्वेश्चन एक पूछना है, तो याद रख लीजिएगा, आपको नहीं आएगा तो इसको अच्छे से कर लीजिए, और मैं अभी बता भी नहीं रहा। तो ये देखें, ये पूरा डिस्टेंस है, अगर इसका हाफ कर, ये एम मेटल है ये भी एम, तो वही जो पहले कोवलेंट का कर रहे हैं, इसका हाफ कर दिया जाए तो एक एटम का डिस्टेंस निकल कर आ जाता है। तो जो आप कह लें कि दो एटम्स को एक लेटेस्ट में जोड़े रखती है, उसको फोर्स को हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, और ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है जी। ठीक हो गया जी। तो ये थी। अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की वेरिएशन की। वेरिएशन की बात करते हैं हम अक्रॉस द पीरियड एंड अक्रॉस द ग्रुप। हम बात करते हैं इन पीरियड। तो पीरियड में एटॉमिक रेडियस जो जनरली क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या करता है जी, डिक्रीज करता है। डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि आपके पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जी, हो जाती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन बढ़ते हैं, और जो साइज होता है, शेल नहीं बढ़ रहे होते ना। एक्चुअल तो हमें तो लेना है शेल से, मतलब हमारा शेल से होना चाहिए। शेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो शेल नहीं बढ़ रहे, जिसकी वजह से ये जो आपके पास कह लें पीरियड में जो एटॉमिक रेडियस होता है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर जाता है। ग्रुप की बात करें, ग्रुप में आपको पता है इंक्रीज करता है, इसका तो कोई इतना खास नहीं है। तो एक एक्सेप्शन होती है बोरोन फैमिली में, ज्यादातर एक्सेप्शन वो मैंने आपको बता दी है कि एल्यूमिनियम का साइज जो होता है वो ग्रेटर होता है गैलियम से। बाकी इसमें इतनी कोई खास एक्सेप्शन नहीं होती। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, किसी ने ढूंढा हो? मैंने पूछा था ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन में जी, बताएं। सर आपने पूछा था इनर ट्रांजिशन और आउटर ट्रांजिशन में क्या डिफरेंस है। हाँ जी, बताएं। सर एक्चुअली ये जो इनर ट्रांजिशन है ये एप लोग एलिमेंट्स को कहते हैं। ये इनको इनर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एस के और जो आगे डी वाले उनके भी सेंटर में आते हैं। जबकि आउटर ट्रांजिशन जो है उनका आउटर ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं बिकॉज दे प्रोसीड आफ्टर दैट ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के सेंटर में आते हैं।
इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और उनको लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स कहा जाता है। तो आप ये बताना चाह रही कि जो हम नीचे प्लेस करते हैं एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट, उनको हम इनर ट्रांजिशन कहते हैं, ऐसे? जी जी, सर, सर उनको नीचे जी उनको नीचे तो इसलिए ब्लॉक प्लेस किया जाता है क्योंकि उनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा, वो प्रोडिक्ट टेबल में हम लोग उनको प्लेस नहीं खूबसूरती कर को सकते, मेंटेन करने के लिए ना, पीरियाडिक टेबल की। इसलिए हम उनको नीचे नीचे प्लेस करते हैं। तो पीरियाडिक अदरवाइज उनका टेबल जो की, हाँ जी, खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए ये सिस्टम होता है। तो ये तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी बात की थी कुछ। माइक ऑफ करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी बात की थी कि इनकी किसकी और भी डिफरेंस, तो ये तो नहीं, एक मेजर और भी बहुत से डिफरेंस है। इनको आपने ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है, ये बात भी थी, क्यों ट्रांजिशन कहा जाता है जी, बताएं कि इनको ट्रांजिशन ही क्यों कहा जाता है। सर यही रीजन पड़ी थी कि हमारे वर्ड पास ये ट्रांजिशन वो तो हम लोग इसलिए रेफर करते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो इन ट्रांजिशन होती हैं बिटवीन टू ब्लॉक्स। नहीं जी, सर इनमें ट्रांजिशन हो रही होती, डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, उसको जाकर पढ़ें डीडी ट्रांजिशन क्या होती है। ओके सर। तो अब हम फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन एटॉमिक रेडियाई, फैक्टर्स कौन कौन से एटॉमिक रेडियस पर इफेक्ट करते हैं उसको देखते हैं। फैक्टर्स, सबसे पहला हमारे पास है जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसका मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक रेडियस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, और ये न्यूक्लियर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा न्यूक्लियर की फोर्स उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट, पीरियड में लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इंक्रीज करता है, और एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है जी। अब बात है साइज, जो जीरो ग्रुप के एलिमेंट का साइज होता है ना वो ज्यादा होता है हेलोजन से, ये बता दिया है क्यों, क्योंकि जो जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स होता है उनका जो रेडियस होता है वो कौन सा होता है, वैन वाल रेडियाई, लेकिन जो हेलोजेंस का होता है वो कौन सा होता है, कोवलेंट रेडियाई होता है। तो कोवलेंट रेडियाई लेस देन वैन वाल रेडियाई। ठीक है जी, क्योंकि आपके पास क्लोरीन जो होता है ये एक एटम है, तो दो एटम्स के दरमियान हम फाइंड कर रहे हैं, लेकिन जो हीलियम होता है ये एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हम रेडियस फाइंड कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर हमारे पास होता है नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स। तो देखें जी, एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियर, आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली होता है और नंबर ऑफ शेल्स के डायरेक्टली होगा। जैसे जैसे शेल बढ़ते तो इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो शील्डिंग इफेक्ट के डायरेक्टली होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो देखिए जी, अगर तो याद रखें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर हो शील्डिंग इफेक्ट से, तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा जी, साइज, डिक्रीज। तो साइज उसका डिक्रीज कर जाएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल हो, ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज। थर्ड, अगर शील्डिंग इफेक्ट ग्रेटर हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, तो आपके पास साइज क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा जी। ठीक है, तो ये तीन तीन पॉइंट्स है मेजर। सर अकॉर्डिंग टू ये जो ऊपर हमने फार्मूला लिखा है, एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज करने से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, तो लेफ्ट टू राइट तो हमारे पास कौन सा नहीं होता भला, क्या चीज? शील्डिंग इफेक्ट सर। हाँ जी, शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। जी सर, तो लेफ्ट टू राइट तो साइज डिक्रीज करता है, फिर इस फार्मूले के मुताबिक उसे डिक्रीज करना चाहिए, फिर किसको ये एक्सेप्शन होगा। कोई एक्सेप्शन नहीं है मेरे भाई, किसको डिक्रीज करना चाहिए?
सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमने लिखा ना, जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट होता है वो एटॉमिक रेडियस के हाँ जी, डायरेक्टली ठीक प्रोपोर्शनल। है। तो लेफ्ट टू राइट तो हमारे पास रेडियस का एटॉमिक रेडियस जो होता है वो कम होता है ना, हाँ जी, तो वो शील्डिंग कम इफेक्ट को इसलिए भी। होता है कि आपके पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ रहा है। जी सर। तो एक बात आपको इनऑर्गेनिक रखी है आपने, और आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ग्रुप में हम हमेशा डील करते शील्डिंग इफेक्ट को, और जब भी जी पीरियड सर। की बात आती है उसमें हम डील करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो प्रोमिनेंट इफेक्ट को देखा जाता है हमेशा, मेरी बात याद रख लें, किसको देखा जाता है? प्रोमिनेंट को। तो प्रोमिनेंट कौन है ग्रुप में? वो शील्डिंग इफेक्ट है। और प्रोमिनेंट कौन है पीरियड में? वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। समझ आ रही बात? अब बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी, मेटेलिक रेडियाई का ट्रेंड बताते हैं। मेटेलिक रेडियाई का ट्रेंड क्या होता है? टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। ये आगे पढ़ेंगे, अभी बता नहीं रहा। इसका मैं आगे आपको बताऊंगा मेटेलिक रेडियाई का। ओके सर। ये आगे है हमारे पास टॉपिक, ये सेपरेटली रेडियाई का इसका टॉपिक है। ये स्टिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का भी है। तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात आपको पता है, वो अमाउंट जो एक आखिरी शेल से गैसियस एटम होना जरूरी है जी। गैसियस एटम के आखिरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर एटम गैसियस में नहीं प्रेजेंट तो उसे पहले गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और गैसियस की अमाउंट को ही हम आयनाइजेशन कहते हैं। बाकी याद रख लें, सॉलिड की अमाउंट को या किसी और की अमाउंट को हम आयनाइजेशन नहीं कह सकते। सिर्फ गैसियस की अमाउंट को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं जी। ठीक है। तो आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी होती है, पॉजिटिव होती है हमेशा। क्या होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि हमें देनी पड़ती है आयनाइजेशन एनर्जी, हमें बाहर से देनी पड़ती है। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक होता है जी। ठीक है जी। तो इसमें अब फैक्टर्स की बात अगर हम करें, आयनाइजेशन एनर्जी हमें बहुत सी चीजें बता देती है। आयनाइजेशन एनर्जी हमें वैलेंसी भी बता देती है। मिसाल के तौर पर सोडियम है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 5.139 है। दूसरी इसकी आयनाइजेशन, फर्स्ट है ये, सेकंड है आयनाइजेशन एनर्जी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो इसकी है जी 47.28। अब देखिए इनके दरमियान जो डिफरेंस लार्ज है, अगर डिफरेंस लार्ज हो तो उस एटम की जो वैलेंसी होगी वो एक ही होगी। ठीक है। अगर डिफरेंस लार्ज हो तो जो एटम की वैलेंसी होगी वो एक होगी। अगर डिफरेंस कम हो तो एटम की एक से ज्यादा वैलेंसी हो सकती है। ये हमें वैलेंसी डिटरमाइनिंग के लिए भी बता देती है। इसके बाद हम इसके फैक्टर देखते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो आपके पास, वो शेल के इनवर्सली होती, जितना ज्यादा साइज होता जाएगा उतनी ही कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर की फोर्स जो होती है वो कम लगती है, और रेडियस जितना बड़ा वही बात आ जाती, शेल या रेडियस एक ही चीज है। ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी। तीसरा आपके पास स्टेबिलिटी के, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के डायरेक्टली होती है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है? ये देखें, P6, D10, F14, S2, ये आपके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी फुल्ली फिल्ड। और जैसे P3, B5, F7, ये आपके पास हाफ फील्ड है।
ऊपर वाली फुल्ली है, नीचे वाली हाफ। और P2, D4, F6 ये आपके पास क्या है जी, पार्शली फिल्ड होती हैं। तो आप मेरी बात याद रख लें कि जो फुल्ली फिल्ड होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, वो कंप्लीटली फिल्ड है। फिर मुश्किल होता है हाफ फील्ड से, फिर मुश्किल होता, फिर आपके पास लीस्ट जो मुश्किल आपको पेश आती है वो पार्शली फील्ड में से आती है जी। तो सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें से, फुल्ली फील्ड। तो आपसे मैं कहूं कि आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, फुल्ली, फिर आप कहेंगे हाफ, फिर आप कहेंगे जी पार्शली। ये ऑर्डर है जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अब नेचर ऑफ सब शेल की बात करें तो एस से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल, फिर पी से, फिर डी से, फिर एफ से। आपको बताया भी ये डी और एफ की जो शील्डिंग होती है वो कम होती है, इसलिए इनसे जो आप इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, साइज भी बड़ा होता है। ठीक है जी। तो अब देखिए जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा। तो आपसे पूछा जाए इसमें से आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है जी, इन तीनों में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, सर N-1 की। एन नेगेटिव 1। ये एक नेगेटिव है। हाँ जी, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो वही आसानी से दे देगा। ठीक है जी। अब जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें से उतना ही मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है जी, याद रख लें। अब आयनाइजेशन एनर्जी की वेरिएशन और एक्सेप्शंस की बात करते हैं। इसमें दो एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी पूरा पीरियोडिक टेबल पूरा तो नहीं, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको याद हो जाएंगे। ग्रुप 1 सारी बता देता हूँ, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है। ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। लेफ्ट टू राइट वैसे भी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करी, लेकिन ग्रुप 2 की ज्यादा होती, क्यों ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा होती क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड होते हैं, उनका जो एस होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है, याद रखें। ठीक है जी। फिर आपके पास ग्रुप 3 जो होता है, इसकी एक्सेप्शन, ये इसका ट्रेंड मैं लिख देता हूं, इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, ये ट्रेंड होता है इसका आयनाइजेशन एनर्जी। इसको याद करने का तरीका ये देखें, बताएगा अली, बस ये इसका है, बी बताएगा अली। ठीक है जी। तो ये आप याद कर सकते हैं, बताएगा अली, ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता दिया आपको। ठीक है, बताएगा अली। और ग्रुप 4 की बात करें जी, तो ग्रुप 4 में लेड जो होता है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, इसका भी बता देता हूं। ये होता है इसका ट्रेंड। इसको याद करने का तरीका, सस्सी गई पंजाब सिंध। ठीक है, सस्सी गई पंजाब सिंध एक ही है, सिर्फ लेड में आ जाती, लेड और एसएन में। आना तो एसएन चाहिए था पहले, लेकिन जी ये इसमें एक्सेप्शन होती है। अब ग्रुप 5th और 6th की बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम। हाँ जी, तो इसमें किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की? सर नाइट्रोजन की। हाँ जी, नाइट्रोजन हाफ फील्ड होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो पार्शली फील्ड होता है। तो ये तीनों जो होंगे ये हाफ फील्ड है। ये ट्रेंड जो 3 एलिमेंट तक वैलिड है, बस याद रख लें, आगे नहीं ये काम करता, ये सिर्फ 3 एलिमेंट के लिए वैलिड है। ठीक है, याद रख लें, सिर्फ 3 एलिमेंट के लिए वैलिड है, आगे ये काम नहीं करेगा, ये हाफ फील्ड और पार्शली का, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है। बाकी सेम हो जाता है, आगे तो सीधा सीधा काम है। तो फ्लोरीन
हैज मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो होता है इसका न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज्यादा होता है। समझ आ रही बात? इवन है ये पार्शली फिल्ड होता है फ्लोरीन, बता रहा हूं आपको, लेकिन इसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है जिस वजह से ये आपके पास हाई आयनाइजेशन एनर्जी कैरी करता है। मैग्नीशियम जो होता है, अब ग्रुप 2 जो था उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 3 से ज्यादा होती है, सिर्फ 3 एलिमेंट तक फॉलो करेगा। पहले पहले जो ब्रिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, 3 एलिमेंट्स तक। तो देखे जी, इनके मैग्नीशियम की जो होती है वो ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से। ऐसा क्यों होता है आपको बता चुका हूं। मैग्नीशियम जो होता है फुल्ली फिल्ड है, और एल्यूमिनियम जो होता है ये क्या होता है, पार्शियल। ठीक है। तो ये रीजन होती है आपके पास। तो आसान है आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप इतनी एक्सेप्शंस नहीं है, सिर्फ 2 ही हैं, बाकी तो सिंपल है। बाकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर सबको देख सकते हैं कौन सा पार्शली कौन सा फुल्ली है। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है हीलियम की, और सबसे लीस्ट होती है वो सीजियम की। ठीक है जी, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड था आपके पास। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके पास वो अमाउंट होती है जो एक इलेक्ट्रॉन को, आप कह लें कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये देखिए 2 तरह से हो सकती है, नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, सेकंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। फर्स्ट नेगेटिव क्यों होती? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दाखिल करते हैं तो न्यूक्लियस के साथ उसकी अट्रैक्शन होती है, तो आपको पता है जब भी अट्रैक्शन होती है एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ऐड कर रहे होते हैं आप, तो क्या होता है, ऑलरेडी उसके ऊपर एक तो नेगेटिव चार्ज होता है और ऊपर से आप एक और उसमें ऐड कर रहे हैं, तो इट मींस के रिपल्शन होगी। तो रिपल्शन जब भी होता है एनर्जी चाहिए होती है उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। आई होप समझ आ गई है। शील्डिंग इफेक्ट इनवर्सली होता है जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, शेल्स इनवर्सली होते हैं जी। फैक्टर इसके बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, साइज इनवर्सली होता है जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। तो ये चीजें हैं। और अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पार्शली में इलेक्ट्रॉन डालना आसान है एज कंपेयर टू हाफ एंड एज कंपेयर टू फुल्ली, क्योंकि पार्शली आपको पता है इलेक्ट्रॉन इजीली ले लेगा, फुल्ली तो ऑलरेडी वो फुल है, वहां पर आप कैसे इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है। तो पार्शली में इलेक्ट्रॉन डालना आसान है। ग्रुप की बात करें ट्रेंड की, तो टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है टॉप टू बॉटम? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। और लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज करती, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती। क्यों? क्योंकि आपके पास शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपके पास बढ़ रहा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। तो ये आपके पास थी जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो नाइट्रोजन की लेस होती है कार्बन से। ऐसा क्यों? हाँ जी, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो कार्बन से लेस होती है। लेफ्ट टू राइट क्या करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? डिक्रीज करती है ना। तो नाइट्रोजन क्या होता है, वो कार्बन के बाद में आता है तो उसकी कम होगी। इसकी रीजन भी सुन ले। सर लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज नहीं करती? करेगी। लेफ्ट टू राइट क्या करती है? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज सर। करेगी बिल्कुल। लेकिन इसकी कार्बन से कम क्यों होती है, ये देख रहे हैं हम जी। क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है हाफ फिल्ड होता है, और जो कार्बन होता है ये हाफ फिल्ड
नहीं होता। समझ आ रही बात? तो ये रीजन है। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ जीरो ग्रुप इज जीरो। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो ग्रुप की जीरो ही होती है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करते। कंप्लीट है। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो पांचवें ग्रुप की लेस होती है चौथे ग्रुप से। इसकी रीजन क्या है जी? क्योंकि ये आपके पास क्या होता है चौथा, जो चौथा होता है पार्शली फिल्ड होता है, और जो पांचवा होता है ये क्या होता है? हाफ फिल्ड होता है। समझ आ रही है ना बात? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ग्रुप वन एंड ग्रुप टू इज जीरो। ग्रुप वन की और ग्रुप टू की क्या होती है? जीरो। क्यों? क्योंकि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का रुझान ही नहीं रखते। समझ आ रही है ना सर बात? एक मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स हैं। हाँ जी, तो ये एक तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का रुझान नहीं रखते। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम देखेंगे इसके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद हम मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर देखेंगे। वो कल कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह सारा। क्योंकि इसमें आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक देखी होगी, उसमें चीज़ें नहीं दी हुई ये सारी। तो मैंने तो आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं दी हुई उधर। उधर आई थिंक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी नहीं दी हुई। तो ये सारी डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। वैंडर वाल रेडियाई भी नहीं दिया हुआ, और ना ही ये मेटेलिक रेडियाई दिया हुआ। तो बहुत सी चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हैं। ये आपको पता है टेंडेंसी ऑफ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो बांड में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत होती है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं जी। इसका यूनिट होता है? नहीं जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिट लेस होती है। यूनिट लेस होती है। दूसरा, इसको डोनेशन करते हैं जी काई से। ये काई की सिंबल होती है। किसकी? काई, इसे कहते हैं काई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काई की सिंबल से डोनेट करते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास बांड है। आपको पता है एक्स ए की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स बी के बराबर हो तो बांड आपके पास नॉन पोलर होगा, और बांड की स्ट्रेंथ 50-50 होगी। 50% ये होगा और 50% ये ए अट्रैक्ट करेगा, 50 बी। तो अगर ज्यादा हो तो फिर क्या होगा वो आपको पता है कि पोलर बांड हो जाते हैं जी। ठीक है। सर काई तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी इसी से डिनोट करते हैं। सर ये यूनिटलेस क्यों होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट होती है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। सर ये जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी और जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, इनका जो ऐसे यूनिट वो हीट का ही होगा ना जो होता है उसका। हाँ जी, हीट ही रिलीज होती है ना उसमें से। और सर आपने बताया जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों ही हमारे पास हाफ फील्ड होने की वजह से ऑक्सीजन से ज्यादा होती हैं। ऑक्सीजन से ज्यादा होती है ना। मैंने ये जो आप बातें दो गोलमोल कर रहे हैं वो नहीं बताई। एक बात बताई है मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी का अलहदा बताया और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का अलहदा ट्रेंड बताया। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा, लेक्चर को बकायदा सुन ले। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी इसके फैक्टर्स। तो शील्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। फिर नंबर ऑफ शेल्स के इनवर्सली होती है। साइज ऑफ एटम के इनवर्सली होती है। ठीक है। ऑक्सीडेशन के डायरेक्टली होती है जी। ऑक्सीडेशन स्टेट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली होती है, याद रख लें। ठीक है।
और परसेंटेज एस करेक्टर के भी डायरेक्टली होती है, परसेंटेज एस करेक्टर के भी डायरेक्टली है, और बाड ऑर्डर के भी डायरेक्टली होती है, बाड ऑर्डर के भी। यानी sp जो होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फिर sp2 की, फिर sp3 की, क्योंकि रीजन जो होती है s जो होता है ना ये न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है और इसका स्मॉल साइज होता है और हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है जी। तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। अब ग्रुप 1 में नो एक्सेप्शन, ग्रुप 2 में कैल्शियम इज एन एक्सेप्शन, या नो एक्सेप्शन कर लें, ग्रुप 2 में भी, ग्रुप 2 में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ग्रुप 3 में ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इस तरह से ना ट्रेंड आपके पास आ जाता है, ये ट्रेंड होता है जी। कोई इसमें आप कह लें स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है, पहले इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज, इस तरह से ना इरेगुलर ट्रेंड्स है जी। ग्रुप 4 में भी इरेगुलर होता है, पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर लेता है, फिर इंक्रीज कर लेता है, फिर डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, इस तरह से ट्रेंड है। लेकिन ग्रुप 5, 6 और 7 में, ग्रुप 3 और 4 में प्रॉब्लम्स आती हैं बस, बाकी जो होता है ना 5, 6, 7 इनमें नो एक्सेप्शन है जी। और ग्रुप 8 जो होता है इनकी जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन, तो पहली एप्लीकेशन है प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। ये हमें नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में बताती, पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, ये क्या होगा। अगर XA XB का डिफरेंस 1.7 हो तो वो आपके पास 50% आयनिक, 50% क्या होगा जी, कोवलेंट होगा। ठीक है, अगर XA माइनस XB का जो डिफरेंस लेस हो 1.7 से तो वो मोर कोवलेंट होगा, लेस आयनिक होगा। अगर XA माइनस XB का डिफरेंस ग्रेटर हो 1.7 से तो ये आपके पास मोर आयनिक लेस कोवलेंट, मोर आयनिक लेस कोवलेंट होगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास इस तरह से बताती। टू डिसाइड नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड की नेचर को भी आपके पास बता देती है। मिसाल के तौर पर ये एक हमारे पास बॉन्ड है EO&H, आपको पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, ऑक्सीजन की 3.5 है। ठीक है, अगर तो E और O के दरमियान डेल्टा 1 डिफरेंस है, O और H के दरमियान जो डिफरेंस है वो डेल्टा है। अगर तो आप कह ले कि डेल्टा 1 1.4 से ग्रेटर होगा तो वो बेसिक ऑक्साइड होगा, याद रख लें, बेसिक ऑक्साइड होगा जी। ठीक है, अगर तो डेल्टा, ये वाला डेल्टा 1 आपके पास लेस होगा, या आप कह ले लेस होगा 1.4 से तो वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो अब आप देखकर बता सकते हैं, मिसाल के तौर पर Na2O जब इसको वाटर में ऐड करते तो क्या बनता है, NaOH बन जाता है। अब देखें जी, अब इसका डिफरेंस देखिए, Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 होती है, इसकी 3.5, तो इनमें डिफरेंस आ रहा है 2.5 का। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का देखें तो इनमें 1.4 आ रहा है। तो आपको पता है ये डेल्टा 1 फिर 1.4 से ग्रेटर है, 2.5 है, इट मींस ये बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड। तो इस तरह से आप ऑक्साइड की नेचर भी बता सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बता सकते हैं जी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती नॉन मेटेलिक करैक्टर के, नॉन मेटेलिक करैक्टर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है जी, फिर इसके बाद आप नोमेनक्लेचर बता सकते हैं। बाइनरी अगर कोई कंपाउंड है ना आपके पास, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो आपके पास क्या, उसको आप किस तरह से शो करेंगे, सोडियम है जैसे सोडियम क्लोराइड, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसमें आप ID का इजाफा कर देंगे। क्लोरीन है तो उसके साथ IDE का इजाफा कर दें, सोडियम क्लोराइड, इस तरह से। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो पहले लिखा जाता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो बाद में लिखा जाता है, इस तरह से।
और आप याद सर, रखें जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ना हो तो सिंपल लिखते हैं। हाँ जी सिंपल, उसका तो जैसे हाइड्रोजन होता है और क्लोरीन हो गया, समझ आ रही है, जी सर। तो उनमें तो नहीं है इश्यू। अब बात करते हैं एसिडिटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। आप याद रख लें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के, और ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली होती है एसिडिटी के, एसिडिक स्ट्रेंथ के। एसिडिक जिसकी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन उतनी ज्यादा। अब मिसाल के तौर पर आप बताएं लिथियम पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इनमें एसिड कौन सा अच्छा है जी? सर लिथियम वाला। वाह मेरे कैल्शियम। भाई, कैल्शियम आएगा, कैल्शियम आएगा। देखे जी, जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज है वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। लेविस ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड होते हैं, तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा वो एसिड को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब देखे HClO, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। HClO2, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की 3, इसमें HClO3, इसमें 5। तो अब देखिए इसमें जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही वो अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक हो गया जी। हाँ जी, ये लेक्चर हम यहाँ तक एंड करते हैं। कल हम देखेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से आगे। जी कोई सवाल है तो बताएं, कोई क्वेश्चन पूछना हो जी, एनी क्वेश्चन?